हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था, सो वी कैन से दैट दिस वीडियो इज पार्ट 2। सो दिस इज पार्ट 2। सो पार्ट 2 में हमने क्या देखना है? पार्ट 2 में हमने देखना है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। सो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के पहले हमने क्राइम की डेफिनेशन देखी है और बेसिक क्लासिफिकेशन देखा है क्राइम का, ठीक है। तो वो दोनों कंप्लीट हो गया है, क्राइम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। सो इसलिए आज हमने आगे कंटिन्यू करना है एंड दैट इज एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बाद हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देखने हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉजेज ऑफ क्राइम भी है एक छोटा सा पॉइंट इस लेक्चर में, ठीक है। सो आज ये लेक्चर हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर कि सेम नेम से हमारा ऑफिशियल ऐप है। सो हमारा ऑफिशियल ऐप भी सेम नेम से है, फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। सो सेम नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, सेम फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। एंड यूट्यूब का तो आप सभी को पता ही है। सो यू गाइस कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा एंड ऐप का लिंक मिल जाएगा इफ़ यू वांट ऐप और टेलीग्राम ग्रुप। सो जो भी हम यूट्यूब में पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली मिल जाती है। कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। एंड इंस्टाग्राम भी हमने अभी ही शुरू किया है, तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। इट इज़ अबाउट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्राइम क्या है एंड क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, विदाउट दीज एलिमेंट्स क्राइम नहीं माना जाता। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग है, सो बेसिकली वी हैव 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। कौन कौन सा? फर्स्ट इज योर ह्यूमन बीइंग, दूसरा है मेंस रिया और मेंस रियस, देन है एक्टस रियस और एक्टस रिया, एंड देन इंजरी, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो आप उस एक्ट को क्राइम नहीं बता सकते। ओके, सो सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी ही आप किसी भी एक सिनेरियो को क्राइम कह सकते हो, ठीक है। सो एलिमेंट्स क्या क्या मैंने बोला? फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, दूसरा मेंस रिया, तीसरा एक्टस रियस एंड देन चौथा है इंजरी। सो क्या होते हैं ये एलिमेंट्स, एक एक करके देखेंगे। तो मैंने बोला कि पहला एलिमेंट और वन ऑफ द एलिमेंट इज ह्यूमन बीइंग। सो आपको किसी भी सिनेरियो को क्राइम करने के लिए किसी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है ना। सो जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर एक जगह पे रूल्स होते हैं, राइट। सो ऐसे ही रूल्स हमारे कंट्री में भी है, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स हैं। और अगर आप उन रूल्स के अगेंस्ट कोई काम करते हो तो वो इलीगल एक्टिविटी हो जाती है, और इलीगल एक्टिविटी इज नथिंग बट क्राइम। तो उसमें किसी पर्सन को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर कोई एनिमल इन्वॉल्व होता है तो हम उसे क्राइम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, उस पर किसी एनिमल ने अटैक कर दिया तो वो क्राइम नहीं होगा, है ना। अगर किसी ह्यूमन ने अटैक किया है एंड देन फिर इंजरी हुई है तब जाके हम उसे क्राइम कहेंगे। दैट्स वाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. The first and foremost element of crime is that the injury must be caused by a human being. कोई भी इंजरी है वो कौन कॉज करना चाहिए? उसको कोई भी पर्सन को कॉज करना चाहिए। आई मीन कोई भी इंजरी जो हो रही है उसके पीछे उसका कॉज होना चाहिए कोई ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विक्टिम, विक्टिम कोई भी हो सकता है, बट किसी पर्सन, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल एनिमल दिया, अगर कोई एनिमल किसी पर्सन पे अटैक करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट अटैक वो पर्सन मर जाता है, तो कोई भी रूल्स उस एनिमल के अगेंस्ट नहीं है, या फिर हम उस एनिमल को जेल में नहीं डाल सकते। इसलिए ही किसी भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इसीलिए हमने बोला कि दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम इज दैट द इंजरी, कोई भी इंजरी हमारा फोर्थ एलिमेंट था, इसलिए इंजरी भी इंपॉर्टेंट है। सो इंजरी मस्ट बी कॉज्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग। सो कोई भी इंजरी है वो किसी ह्यूमन पर्सन के वजह से ही कॉज हुई होनी चाहिए। इतना क्लियर है? ओनली अ ह्यूमन कैन बी मेड लीगली बाउंड, क्योंकि हम ह्यूमंस को ही लीगली बाउंड कर सकते हैं, राइट। हम एनिमल्स को लीगली बाउंड नहीं कर सकते। Okay, only a human can be legally bound to act in a judicially appropriate way, as laws are only applicable to humans. जो भी हमारे लॉज है, हमारे कंट्री के जो भी लॉ है वो किस पे एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस पे ही एप्लीकेबल है। इसलिए पहला एलिमेंट ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है। इट इज सेम फॉर लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड।
सारे के सारे लॉज किसके लिए बने हुए हैं? ह्यूमंस के लिए बने हुए हैं, एनिमल्स के लिए नहीं बने हुए हैं, या किसी भी अदर चीज़ के लिए नहीं बने हुए हैं। तो ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, क्योंकि हम ह्यूमंस को ही लीगली बाउंड कर सकते हैं और सारे के सारे लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं ह्यूमंस पे। इसीलिए ही अगर किसी पर्सन ने कोई इंजरी कॉज करी है टू अदर पर्सन एंड टू अदर प्रॉपर्टी एंड किसी भी चीज़ पे इंजरी कॉज करी है, तो वो पर्सन, आप उस पर्सन को लीगली बाउंड कर सकते हो, उसको पनिशमेंट दे सकते हो, उसको जेल में डाल सकते हो। सो फर्स्ट एलिमेंट क्राइम का होना चाहिए होता है ह्यूमन बीइंग, राइट? ये क्लियर है, पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। सेकेंड एलिमेंट क्या है? मेंस रिया और मेंस रियस। सो आपने ये याद कर लेना है कि पहला एलिमेंट क्या है? ह्यूमन, कि ह्यूमन को ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सो मेंस रियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू प्रूव अ क्राइम हैज टेकन प्लेस। अब ये क्यों एम से याद कर लो? दिस इज अबाउट मेंटल प्रेजेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंटली लिख देती हूँ सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। मेंस रियस इज रिलेटेड टू योर मेंटल सिचुएशन। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि अगर कोई पर्सन इज नॉट मेंटली वेल, अगर ही इज नॉट मेंटली स्टेबल और ही इज नॉट मेंटली हेल्दी, तो अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है तो हम उसे क्राइम नहीं मानते, राइट? बिकॉज वो पर्सन मेंटली साउंड नहीं है। इट मीन्स इट वॉज द इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशनल होना चाहिए ऑफ द रॉन्ग डूअर टू पर्पसली, नोविंगली एंड विलिंगली or willing with the proper planning to cause harm to a person, एनिमल और प्रॉपर्टी। सो इसका क्लियरली मतलब ये है कि उस पर्सन को मेंटली साउंड होना चाहिए, उस पर्सन का इंटेंशन इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें, कि उसने पर्पसली कोई हार्म कॉज किया है, कि उसने ये समझते हुए, ये जानते हुए कि हार्म कॉज किया है कि उसके इस एक्ट से किसी पर्सन की जान जा सकती है, या उसके किसी एक्ट से किसी पर्सन को सीरियस या सीवियर या फिर हर्ट होगा, है ना? सो एक उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्पस होना चाहिए, पर्पसली उसने किया है, ये जानते हुए कि जो भी वो एक्ट कर रहा है वो हार्मफुल है, और उसका विल था दैट ही वांटेड टू डू इट, है ना? सो इसीलिए मेंस रियस इज मेंटल इन्वॉल्वमेंट, यू कैन से। उसको मेंटली साउंड होना चाहिए, इंटेंशनली उसको वो एक्ट करना चाहिए, ठीक है, पर्पस होना चाहिए, ये समझते हुए उसको इतनी समझ, क्लियरली अगर मैं क्लियर लैंग्वेज में बोलूँ तो उस पर्सन को इतनी समझ होनी चाहिए कि जो भी वो कर रहा है, वट एवर द पर्सन इज डूइंग, कोई भी एक्ट वो किसी पर्सन को हार्म कॉज कर सकता है विद अ प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है? वो कोई पर्सन के अगेंस्ट हार्म कॉज कर रहा हो सकता है, या एनिमल के अगेंस्ट, या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, क्राइम अगेंस्ट लाइक अदर क्लासिफिकेशन थे, ठीक है? तो उस पर्सन को मेंटली साउंड होना चाहिए, इंटेंशनली उसने ये किया होना चाहिए। अगर विदाउट इंटेंशन किया है तो इट्स नॉट अ क्राइम। इसीलिए अगर मेंटल इन्वॉल्वमेंट, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? मेंस रिया। सो अगर ये मिसिंग है, अगर सेकेंड एलिमेंट मिसिंग है, जैसे कि आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट, अगर वो पर्सन मेंटली साउंड नहीं है और उसने कोई क्राइम कर लिया, तो उसको हम क्राइम नहीं मानेंगे। वो पर्सन अगर मेंटली साउंड है, पर्पसली उसने क्राइम किया है, ये समझते हुए उसने क्राइम किया है कि इट्स नॉट राइट एंड इट्स नॉट गुड, विलिंगली किया है, मतलब उसका विल था, प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया है, या फिर सडन प्लानिंग के साथ किया है, तो भी वो मेंटली इन्वॉल्व था। और अगर ये सेकेंड एलिमेंट भी है तभी हम कहेंगे कि क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है? सो सेकेंड एलिमेंट इज ऑल अबाउट मेंटल वेलबींग, कि मेंटली वो बिल्कुल प्रॉपर सही सलामत मेंटल था, उसका मेंटल सिचुएशन बिल्कुल सही था, एंड जानते समझते हुए उसने वो एक्ट किया है, तभी हम उसे कहेंगे क्राइम। थर्ड एलिमेंट इज एक्टस रियस, या फिर आप इज इक्वल टू, याद रखने के लिए आप इसे कह सकते हो एक्शन, ठीक है? थर्ड एलिमेंट इज योर एक्शन। पहला एलिमेंट क्या है? ह्यूमन, राइट? सेकेंड एलिमेंट क्या है? मेंटल वेलबींग और मेंस रिया। थर्ड एलिमेंट क्या है? एक्टस रिया, ठीक है? इट इज द गिल्टी एक्ट दैट फॉलोज द गिल्टी इंटेंशन, ठीक है? अगर किसी पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं है पर उसने वो कभी एक्ट किया ही नहीं, तो वो क्राइम होगा ही नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई मेरी फ्रेंड बिल्कुल नहीं पसंद है, ऑल्दो शी इज माई फ्रेंड बट आई हेट हर, और मेरे इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे नहीं है, मेरा मन करता है कि मैं उसको जान से मार दूँ, बट ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मैं इन्वॉल्व भी हूँ, तो पहला एलिमेंट प्रेजेंट है,
ह्यूमन, दैट इज मी, मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा मेंटल मैं पागल नहीं हूँ, मेरा मेंटल वेलबींग, आई एम मेंटली साउंड, तब भी मैं चाहती हूँ, मेरा मेरा दिल करता है कि उसे मैं मार डालूँ। ठीक है, सो 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, मैं भी प्रेजेंट हूँ, आई मीन ह्यूमन प्रेजेंट है, मेंस्ट्रुअस प्रेजेंट है, कि मैं मेंटली, इंटेंशन है मेरा, इंटेंशनली मैं उस पर उस अपनी फ्रेंड को उसका मर्डर करना चाहती हूँ। बट अगर मैंने कोई एक्ट किया ही नहीं, मैंने एक्ट किया ही नहीं, तो वो क्राइम कहलाएगा ही नहीं। An act will only be called a crime if both the elements are present. अगर mens reus और actus reus दोनों present है तभी ही हम कहेंगे कि it's a crime, of course, है ना। So for example, मैंने गन ली, मेरे पास गन है, मेरा दिल किया कि मैं आज तो उसका मर्डर करके ही रहूंगी। So पहला एलिमेंट प्रेजेंट है, दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट है कि मैंने इंटेंशनली गन रखी है, मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी है कि मेरी फ्रेंड वॉक करने आएगी तो मैं उसको शूट करूंगी। ठीक है, आई हैव द गन ऑल्सो, बट जब वो आई वॉक करने, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने शूट नहीं किया, है ना। तो मैंने जब शूट किया ही नहीं तो क्राइम हुआ ही नहीं। अगर मैं शूट करूंगी, शूट करने के बाद उसको गोली लगेगी, उसको इंजरी होगी, या तो वो मर जाएगी या तो वो सीवियरली इंजर्ड हो जाएगी, तब ये जाके क्राइम होगा। अगर एक्शन ही मिसिंग है तो वो क्राइम नहीं कहलाया। The guilty intention of a person leads them to act in accordance to it and hence it turns into crime. So मेरा जो guilty intention है, जो मेरे bad intention है for my friend, वो क्या lead करेगा, वो उस एक्ट को लीड करेगा। चाहे मैं उसका पत्थर से सर फोड़ दूं, या गन से शूट कर दूं, या उसको स्ट्रैंगुलेट करके मार दूं, या फिर कैसे भी। सो जो भी एक्ट होगा, इट इज इम्पॉर्टेंट, कोई ना कोई एक्ट ऐसा होगा जिसकी वजह से उसको इंजरी होगी, और उस इंजरी की वजह से या तो वो मर सकती है या तो वो सर्वाइव भी कर सकती है, बट सीवियर इंजरी हो जाएगी, या माइनर इंजरी भी होगी तो वो क्राइम ही कहलाएगा, बिकॉज आई अटैक्ड हर, है ना। सो थर्ड एलिमेंट है एक्टस रियस। ठीक, थर्ड एलिमेंट है एक्शन, कि कोई ऐसा एक्ट होना ही चाहिए। अगर आई एम नॉट मेंटली साउंड, तो 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, ह्यूमन प्रेजेंट है, एक्शन भी कर दिया, मैंने शूट कर दिया और इंजरी भी होगी, बट आई एम नॉट मेंटली साउंड, तो वो क्राइम नहीं कहलाया। अगर मेरा इंटेंशन भी सब मैंने पर्पसली किया है, मैंने पर्पसली उसको शूट किया है, बट उसको गोली लगी नहीं, इंजरी नहीं हुई, तो वो क्राइम नहीं कहलाया। अगर मैंने शूट ही नहीं किया, मीन्स अगर एक्टस रियस मिसिंग है, या ये जो थर्ड एलिमेंट है, इट्स नॉट देयर, मैंने कोई एक्शन किया ही नहीं, तो वो इंजरी होगी ही नहीं। फोर्थ इज योर इंजरी। अभी समझ में आया? For a particular crime to take place, it is necessary for the injury to occur. It is really very important कि इंजरी होनी चाहिए। अगर इंजरी नहीं हुआ तो मैंने सिर्फ अटैक किया है, बट मैंने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, तो मेरे अगेंस्ट मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी करी नहीं, क्योंकि इंजरी नहीं हुआ। मैं गन लेके गई, मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी, सो ह्यूमन भी प्रेजेंट, पहला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट भी मैंने फायर कर दिया, बट उसको गोली लगी ही नहीं, तो उसको गोली लगी नहीं तो मैंने कोई क्राइम किया नहीं। अगर गोली लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, तब फिर मैंने क्राइम कर दिया। सो आफ्टर हैविंग गिल्टी माइंड, मेरा माइंड भी गिल्टी है, एंड डूइंग द गिल्टी एक्ट, मैंने एक्ट भी कर दिया, गिल्टी एक्ट भी किया। इफ द इंजरी डज नॉट, अगर इंजरी हुई ही नहीं, देन द क्राइम इज नॉट कंसीडर्ड एज कमिटेड। सो हम क्राइम को एज कंसीडर नहीं कर सकते दैट इट इज कमिटेड। सो इसीलिए फोर्थ एलिमेंट जो कि है इंजरी, ये भी प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये चारों के चारों एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रेजेंस जरूरी है, तो ताकि हम किसी भी एक एक्ट को क्राइम कह सके, है ना। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जरूरी हैं। ह्यूमन का होना जरूरी है, बिकॉज हम ह्यूमंस को ही लीगली बाउंड कर सकते हैं। मेंस रिया होना जरूरी है, उस पर्सन को मेंटली साउंड होना चाहिए, उसका इंटेंशन होना चाहिए, ये जानते हुए समझते हुए कि दिस इज अ रॉन्ग एक्ट। एक्टस रियस होना चाहिए, एक्टस रिया प्रेजेंट होना चाहिए, कि उसने कोई गिल्टी एक्ट किया है एंड उस एक्ट की वजह से इंजरी कॉज हुई है। जब ये चारों के चारों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तब जाके हम कहते हैं कि क्राइम कमिट हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम इज क्लियर ना? ये चारों के चारों एलिमेंट प्रेजेंट होना जरूरी है। नाउ कॉजेज ऑफ क्राइम। सो कॉजेज ऑफ क्राइम बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं किसी भी क्राइम के। सो कॉजेज इज एनीथिंग विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू परफॉर्म अ इलीगल एक्ट। ठीक है, द रूट कॉज ऑफ क्राइम आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड रिसर्च, बहुत लोगों ने रिसर्च करी है, डॉक्यूमेंट भी कर दी है। जो क्राइम है, इट इज प्राइमरली द आउटकम ऑफ मल्टीपल एडवर्स सोशल, so it is multiple adverse social
इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड फैमिली कंडीशन। हो सकता है कि एडवर्स सोशल एनवायरनमेंट की वजह से किसी पर्सन ने क्राइम किया, इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से किया, किसी कल्चरल एनवायरनमेंट की वजह से हुआ, या कोई ऐसी फैमिली कंडीशन है जिसकी वजह से किसी पर्सन ने क्राइम किया। To prevent crime, it is important to have an understanding of its roots. So किसी भी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए हमको रूट कॉज का पता लगाना जरूरी है। So क्यों काउंसलिंग होती है? जितने भी जो लाइक फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं, जुवेनाइल बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई क्राइम कमिट करते हैं, तो हम उनको प्रॉपर उनका काउंसलिंग करते हैं, है ना। उनको जेल नहीं भेजते, उनको प्रॉपर जेल नहीं भेजते। दे हैव जुवेनाइल कोर्ट, दे हैव जुवेनाइल जेल्स, है ना। तो वहाँ पे वो बच्चे जाते हैं एंड उनका प्रॉपर काउंसलिंग होता है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ दैट एक्ट और वो उनको सुधार सके। सो दीज आर कॉम्प्लेक्स एंड इंटर रिलेटेड बट कैन बी समराइज इन 3 मेन कैटेगरीज। सो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बट हम अगर समराइज करना चाहें तो ये 3 बेसिक ऐसे कैटेगरीज है जिनकी वजह से कोई भी क्राइम कमिट करता है। सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स या फिर पॉवर्टी। ऑफ कोर्स अगर कोई पर्सन गरीब है, सो वो अपने मिनिमम नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस पर्सन को चोरी करने का मन करेगा। सो वो चोरी करने गया, किसी घर पे गया, अचानक से कोई पर्सन आ गया, उसका इंटेंशन नहीं था मर्डर करने का, बट बिकॉज ऑफ फियर एंड बिकॉज ऑफ एनीथिंग उसने मर्डर कर दिया। सो ये जो है ऑफ कोर्स चोरी भी इटसेल्फ अ क्राइम, बट उसने साथ में मर्डर भी कर दिया, तो एक बड़ा क्राइम हो गया। चोरी ऑफ कोर्स चोरी इज नॉट अ स्मॉल क्राइम, उसके लिए भी हमारे पास पेनाल्टीज हैं, उसके लिए भी हमारे पास पनिशमेंट्स हैं। सो पॉवर्टी और इकोनॉमिकल फैक्टर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज सोशल एनवायरनमेंट, अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो सोशल एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है हर किसी पर्सन को। सो अगर सोशल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो वो पर्सन क्राइम नहीं करेगा। अगर इफ़ इट्स नॉट दैट हेल्दी और अनहेल्दी तो वो क्राइम कमिट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन फैमिली स्ट्रक्चर कि फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है। अगेन ये थोड़ा सा एक पार्ट है सोशल एनवायरनमेंट का भी, बट फैमिली स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप और छोटे छोटे फैक्टर्स देखोगे तो आप एजुकेशन पे भी जा सकते हो, आप मेंटल मेकअप पे भी जा सकते हो। तो ये मेंटल मेकअप जो है वो सोशल एनवायरनमेंट एंड फैमिली एनवायरनमेंट से ही बनता है। सो बेसिकली यू हैव 3 कैटेगरीज, दिस इज एक्सक्यूज मी। सो पहला फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, एंड देन यू कैन से द पॉवर्टी। फिर आप बोल सकते हो कि सोशल एनवायरनमेंट की वजह से या फिर फैमिली स्ट्रक्चर्स की वजह से ये सारे कॉजेज हैं किसी पर्सन को क्राइम कमिट करने के लिए। Now coming to the cognizable and non-cognizable offense. Offense is nothing but crime. So offense दूसरा नाम है crime का. So this is offense. So cognizable offense and non-cognizable offense, तो ये 2 कैटेगरी के offense होते हैं. So पहला offense ये होता है जिसमें आपको डायरेक्टली जेल में नहीं डाल सकते. दूसरा offense ये होता है जिससे आपको डायरेक्टली जेल में डाल सकते हैं. In easy words, ठीक है. तो non-cognizable offense क्या है? In a non-cognizable offense, the police cannot arrest a person without orders of the court, है ना. So वो सारे offenses जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट कोर्ट के ऑर्डर्स, है ना. सो उनको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए टू अरेस्ट यू विदाउट अ कोर्ट वारंट and can investigation into the case only on the express direction of the court to that effect. So simple words में is that वो सारे minor crimes जिसमें आपको directly जेल नहीं भेजते. It means कोर्ट का ऑर्डर चाहिए टू इन्वेस्टिगेट. अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करना है आपके किसी भी ऑफिस को या घर को, या आपको अगर पुलिस स्टेशन में लेके जाना है तो उनको वारंट चाहिए, है ना. अरेस्ट वारंट आते हैं, सुना होगा ना, मूवीज में भी सुना होगा. तो विदाउट अ वारंट दे कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, दे कैन नॉट जस्ट टेक यू टू द पुलिस स्टेशन. सो उनको वारंट चाहिए होता है कोर्ट से, उनको एक लीगल रिटन एप्लीकेशन चाहिए होता है आपको अरेस्ट करने के लिए. वो सारे क्राइम्स जिनमें कोर्ट के ऑर्डर्स चाहिए वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं. इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज विदाउट कोर्ट ऑर्डर, जो कि मैंने भी बोला. बट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर्स. सो कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जैसे कि मर्डर एग्जाम्पल है. मर्डर में जो पुलिस है वो वेट नहीं करेगी वारंट का, वो डायरेक्टली आएगी, उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगी. सो इन कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस कैन टेक
कॉग्निजेबल ऑफ द ऑफेंस ऑन इट्स ओन, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगी. इट नीड नॉट टू वेट फॉर द कोर्ट ऑर्डर्स. कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं होती. एज द लॉ says that in such an offense permission of the court to police to investigate the crime implicit. So वो investigate भी कर सकते हैं, वो उस person को arrest भी कर सकते हैं without any court के orders. वो सारे के सारे offense क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे offense cognizable offense होते हैं. So जितने भी severe serious crimes होते हैं उनमें court के order का wait करना is not necessary. court के orders की ज़रूरत नहीं होती. सो सारे सीरियस क्राइम्स जो हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं. जो ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं. बिकॉज इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को एक कोर्ट के वारंट की ज़रूरत होती है. सो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्लियर, राइट? ओके, सो यही आज के लेक्चर में हमने करना था, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड नॉन कॉग्निजेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. तो बहुत ईजी है. कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जो ज़्यादा सीरियस होते हैं एंड पुलिस वारंट का वेट नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, पर्सन को अरेस्ट कर लेती है. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती जब तक उनके पास वारंट नहीं आ जाता या कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं होते, तब तक ना तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है ना तो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है. ठीक है. सो ये हो गए आपके कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो. अगर कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, जिस पे आपको पीडीएफ चाहिए, ऑफ कोर्स जो भी वीडियो लेक्चर हम यूट्यूब में करेंगे उसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी. तो अगर आपको ये कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं आप, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे. एंड अगर आपको कोर्सेस चाहिए रिलेटेड टू सम एक्सक्लूसिवली फॉरेंसिक साइंस के एग्जाम तो आप हमारे ऐप को भी विजिट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.